तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी और मैंने ये सीरीज़ शुरू करा है ACSM सर्टिफिकेशन लेक्चर सीरीज़। ACSM अमेरिकन सर्टिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये इस सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप किसी क्लाइंट को पर्सनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं या फिर खुद भी इंटरनेशनल या फिर नेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहते हैं एज अ ट्रेनर, तो ऑफ कोर्स आपको एक ACSM का सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला जो एपिसोड है या फिर जो पहला जो चैप्टर है, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन रिलीज़ करने वाला हूँ तो मैं इसको एपिसोड बोलूँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे से पढ़ के, क्योंकि मैं एक MBBS MD फिजियोलॉजी का डॉक्टर भी हूँ। तो आई एम द बेस्ट पर्सन जो आपको इन सब चीज़ों को समझा पाएगा, और खुद मैं फ़िटनेस एंथुसियास्ट भी हूँ। और तो पहले चैप्टर का नाम है बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। तो फिज़िकल एक्टिविटी क्या है, पहले तो उसका डेफिनेशन भी समझेंगे। फ़िज़िकल एक्टिविटी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहाँ ये मैंने जो PDF बना के रखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके ये मेरे से PDF भी ले सकते हैं। इसमें आपको सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ पे हम लोग पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो फिज़िकल एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी किसे कहते हैं हम लोग उसे देख लेते हैं। एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल्स दैट रिजल्ट इन एनर्जी एक्सपेंडिचर बियॉन्ड रेस्टिंग लेवल्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस बात का कि स्केलेटल मसल्स अगर कुछ भी मूवमेंट अगर वो कर रहे हैं और जिसकी वजह से एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि ATP यूज हो रहा है, और बियॉन्ड रेस्टिंग लेवल्स, तो ये फिज़िकल एक्टिविटी का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ACSM। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अ प्लान्ड स्ट्रक्चर एंड रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद स्पेसिफिक गोल टू इम्प्रूव मेंटेन फिजिकल फिटनेस। तो एक्सरसाइज का मतलब है प्लान्ड होना चाहिए। प्लान्ड मतलब अब अगर आप मान लीजिए कि आज आपने 10 किलोमीटर चल लिया और फिर के 10 सालों तक आपने मतलब कुछ भी नहीं किया, तो वो प्लान्ड नहीं है। तो प्लान्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि आज मैं किसी एक पर्टिकुलर काफ मसल्स के लिए मतलब मैंने थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कर लिया, तो कभी चेस्ट के लिए किया, जैसे पुश पुल लेग्स हो गया। तो आपको मालूम है कि ये वाला जो चीज़ होता है स्ट्रक्चर्ड है। रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिससे हमें पता चल सके कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है कि नहीं, विथ अ स्पेसिफिक गोल टू इम्प्रूव और मेंटेन फिजिकल फिटनेस। अब फिज़िकल फिटनेस का मतलब क्या है? फिज़िकल फिटनेस का अगर डेफिनेशन अगर आप देखेंगे सर, तो यहाँ पे पता चलेगा कि एक मेजरेबल स्टेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एट्रीब्यूट सच एज VO2 मैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VO2 मैक्स को चेक करना पड़ता है। VO2 मैक्स क्या होता है? 1 मिनट में हम लोग कितना ऑक्सीजन कम लेते हैं, कितने लीटर ऑक्सीजन को हम लोग कम यूज़ कर लेते हैं, उसको कहते हैं VO2 मैक्स। और VO2 मैक्स के बाद पूछ रहे हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आप पहले 15 किलो का डंबल्स उठाते थे, तो विथ रिपीटेटिव एक्सरसाइज या फिर फिज़िकल फिटनेस अगर आपकी बढ़ी, आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपने किया, तो अभी आप 20 kg उठा रहे हैं। मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन में जो भी जितने भी ट्रेनर्स होते हैं या फिर जितने भी न्यूबीज़ होते हैं, उनको बॉडी कॉम्पोजिशन में सिर्फ मसल मास और फैट का परसेंटेज ही पता होता है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स इनसाइड बॉडी कॉम्पोजिशन। जैसे जैसे मैं एपिसोड्स रिलीज़ करता रहूँगा, वैसे वैसे आपको चीज़ पता चलती रहेगी। अब देखिए आती है सेडेंटरी बिहेवियर। जो भी अब हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं, अगर आप इंडिया में टारगेट कर रहे हैं या फिर आप दुबई के क्लाइंट्स को टारगेट करना है, तो सेडेंटरी बिहेवियर इज़ समथिंग जो कि आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। वेकिंग एक्टिविटीज़, कब वो सुबह सो कर के उठ रहे हैं, कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर है। अगर वो 1.5, ये ध्यान रख दीजिएगा, 1.5 MET के नीचे है। MET का मतलब क्या हो जाएगा सर? मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी। और मिनिमम 1.5 के नीचे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? स्लीपिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1 के अंदर आ जाएगा। वॉचिंग एंड अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, तो वो भी 1.4, 1.2, 1.3 के अंदर आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि सिटिंग जॉब, मतलब अगर आप कंप्यूटर में आपका क्लाइंट्स काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई इंजीनियरिंग या फिर IT सेक्टर से है, वो सिटिंग डेस्क जॉब है, तो ये याद रखना है कि ये 1.5 नहीं है, ये 1.8 है, जहाँ पर आपका MCQ गलत करवाते हैं ये ASC वाले।
ध्यान दीजिएगा सिटिंग और डेस्क जॉब में 1.8 है, 1.8 है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी। इसका भी एक पूरा स्टैटा आएगा कि कौन कौन से एक्टिविटी में, जैसे साइकिलिंग अगर आप कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी थोड़ी सी हाई हो जाएगी, मतलब 5 या 7 के करीब जाने लग जाएगी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें, मैं आपको जो एसी का जो क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी बस हमें टर्मिनोलॉजीज़ ही जाननी है। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली, फिजिकल एक्टिविटी पढ़ी, फिजिकल फिटनेस पढ़ा, सेडेंटरी बिहेवियर पढ़ लिया और एक्सरसाइज का डेफिनेशन पढ़ लिया। इसके बाद है पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। ACSM और CDC रिकमेंड 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एरोबिक और 75 मिनट्स पर वीक ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी। तो लोग पूछते भी हैं कि कितना आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, तो ACSM और CDC बता रहा है कि आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए 150 मिनट्स पर वीक। 150 मिनट पर वीक यानी कि 2.5 घंटे तक आप एक्टिविटी कर सकते हैं। 2.5 आवर्स की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक, या फिर 75 मिनट्स, यानी कि सिर्फ अगर आप एक घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अगर 1 घंटे 15 मिनट का भी एक्सरसाइज कर लेते हैं विग्रस इंटेंसिटी एक्टिविटी, तो भी आपका जो एक हेल्थ पर्सपेक्टिव के जितने सारे डेफिनेशन होता है वो आपके कवर हो जाता है। और CDC का क्या होता, मतलब फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। The goal is to prevent non-communicable diseases, NCDs, improve mitochondrial function and enhance overall cardiorespiratory fitness। ये हमें मालूम ही है कि जो भी हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि कैंसर है, ओबेसिटी है, तो उससे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इंप्रूव हो जाता है और सारे के सारे जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस होते हैं वो भी बढ़ते हैं। एविडेंस बेस्ड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस में हमें देखना पड़ता है कि VO2 मैक्स हमारा बढ़ रहा है, यानी कि मैक्सिमल जो 1 मिनट में हम एक एथलीट ने कितने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया। अगर ये एक एथलीट है, यहाँ पे एक मैं एथलीट को बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे एथलीट को बना रहा हूँ। इस एथलीट ने 1 मिनट में 35 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करा और इसने 1 मिनट में कंज्यूम करा एक्सरसाइज के दौरान 45 लीटर। तो अगर ये ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है तो ये ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ करके एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन का हेल्प करते हुए ATP ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। आई मीन ये कम बनाएगा, ठीक है, जितना भी बनाएगा ये, तो इसके कंपैरिजन में सेकंड वाले एथलीट के कंपैरिजन में तो ये कम ही होगा और इसके ATP का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए होता है ATP बनाने के लिए। अगर ये ज़्यादा ऑक्सीजन ले पा रहा है तो ये ज़्यादा ATP बनाएगा, तो अच्छा एथलीट और अच्छा परफॉर्मेंस इसका देखने मिलेगा हमें, इस वाले का। तो ये VO2 मैक्स होता है जो कि इंडिकेटर होता है। आजकल बहुत सारे लैब्स जो VO2 मैक्स को टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर लैब नहीं है, आपके पास वो ट्रेडमिल या फिर वो ऑक्सीजन वाला मास्क नहीं है जो कि आपको चेक कर सके आप, तो आप बहुत सारे फार्मूलाज भी होते हैं, जैसे कि कूपर फार्मूला होता है जिससे आप VO2 मैक्स को चेक कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ वीडियो के 8 मिनट ही हुए और मैंने आपको अच्छा खासा कंटेंट दे दिया है। इससे आपके ACSM के अगर आप MCQs लगाने जाओगे तो आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी आपको इतने 8 मिनट के ही लेक्चर वीडियो से ही आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएंगे। और अगर आप इस पूरे सर्टिफिकेशन सीरीज़ को देखते हैं, पूरे एपिसोड्स को देखते हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल गेट दिस डिग्री विद फ्लाइंग कलर्स। फिजियोलॉजिकल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये अगर हमारा हार्ट है, ये हार्ट का राइट चेम्बर है, ये लेफ़्ट चेम्बर है। वापस बोल रहा हूँ, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। ऊपर वाले चेम्बर को कहते हैं एट्रिया और नीचे वाले चेम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, यही कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इसकी दीवारें भी मोटी होती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल की। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकुलर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और वो वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा मोटा होता जाएगा।
तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जा रही है। अब सवाल आता है कि सर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया में क्या अंतर है? तो देखिए अंतर सिंपल सा है। हाइपरट्रॉफी साइज़ के बढ़ने को कहते हैं और हाइपरप्लेशिया नंबर के बढ़ने को कहते हैं। नंबर और साइज़ ऑफ सेल्स, जो सेल्स थे, अगर एक ही सेल थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो हाइपरट्रॉफी हो गई। अगर एक ही सेल 2 नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो गए तो वो हाइपरप्लेशिया हो गया। ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी के टर्मिनोलॉजीज़, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट होते हैं BPH वाले। BPH यहाँ लिख रहा हूँ। तो BPH का मतलब हो जाता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो वो अगर प्रोस्टेट जिसकी बीमारी होती है, जिस क्लाइंट की बीमारी होती है, तो उनको थोड़ा सा हमें बहुत सारे जो स्क्वाट्स वाले जो एक्सरसाइजेज हैं या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि पेल्विस बोन्स वाली होंगी, उस पर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ध्यान से कराना पड़ता है। एक चैप्टर इस पर भी मैं डेडिकेट करूँगा कि BPH वाले क्लाइंट्स को कैसे ट्रीट करना है और क्या क्या उनकी दवाइयाँ चल रही होंगी, तो हमें किस हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस रखने हैं, क्योंकि जो BPH की जो दवाइयाँ होती हैं वो एंटी टेस्टोस्टेरोन वाली होती हैं, वो हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें ध्यान देना पड़ता है। अब बात है इम्प्रूव्ड एंडोथेलियल फंक्शंस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। अगर ये मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का जो अंदर का जो सेल का लाइनिंग है उसको कहते हैं हम लोग एंडोथेलियम। प्लीज़ मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा या फिर ये इस वाले नोट्स का एक प्रिंट निकाल करके इसके ऊपर ओवर राइट करिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं तो याद नहीं रहेगा। एंडोथेलियम एक प्रोडक्ट निकालता है, इसका नाम होता है NO। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? वेज़ो डायलेशन करता है। वेज़ो डायलेशन जब भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा उस टिश्यू की तरफ और वो टिश्यू के स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल एडेप्टेशंस बेटर होंगे, यानी ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। इंक्रीज मोन मिनरल डेंसिटी बाय मेकेनो ट्रांसडक्शन। के जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कि ये बोन है हमारा और इस बोन से लगे हुए कुछ इस पर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, अगर ये ज़्यादा काम कर रहा है तो इसके अंदर की जो डेंसिटी होगी, जो मिनरल्स की डेंसिटी होगी, धीरे धीरे वो और ज़्यादा घनी हो जाएगी। कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब चीज़ की जो डेंसिटी होगी और घनी हो जाएगी और बोन भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मेकानो ट्रांसडक्शन इस प्रोसेस का नाम होता है, जिसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। मेकेनो ट्रांसडक्शन मतलब मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। इसमें टाइप 2 मसल फाइबर का भी रिक्रूटमेंट बढ़ता है। ये मसल फाइबर के जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 वर्सेस टाइप 2, ठीक है। फिर वो कौन से ग्लाइकोलाइटिक होते हैं, कौन से एनारोबिक जाते हैं, ये सारे जो मसल्स के जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे एग्ज़ाम में। मेटाबॉलिक बेनिफिट्स, इन्हांस GLUT4 का ट्रांसलोकेशन। GLUT4 का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर बहुत सारे बॉडी में होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं 4 का बात कर रहा हूँ। तो 4 अगर GLUT4 का ट्रांसलोकेशन हो गया तो यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले इंडिविजुअल है उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा ब्लड वेसल है और यहाँ पे हमारा एक सेल है, ब्लड में ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो ब्लड में ग्लूकोज अच्छा नहीं है, इसको सेल तक पहुँचाना है। तो सेल के ऊपर एक रिसेप्टर्स होंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ये एक ग्लूट होंगे। जो ग्लूट आपको हेल्प करेंगे, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स आपको हेल्प करेंगे ग्लूकोज को अंदर ले जाने में। तो ये वाला चीज़ हमें याद रखना है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको हो चुका है, जहाँ पे मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा बीच में फ़ैट है, जहाँ पे इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो ग्लूट अगर ज़्यादा आपने बना लिया, और वो आप बनाएंगे कैसे? एक्सरसाइज करके बनाएंगे, तो फिर फ़ायदा हो जाएगा वो पेशेंट का। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस होगा किसी को, तो उन सब पेशेंट्स में ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ठीक है। फिर से मैंने बताया ना कि अगर
फैट्स अगर मेटाबोलाइज होएगा तो बीच में इंसुलिन का काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एक होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी। एक लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी अगर आपने बढ़ा दी तो ये लाइपेज का मतलब क्या है कि लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म आपका बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। न्यूरो एंडोक्राइन इफेक्ट्स क्या होंगे, आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होएगा पोस्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको मालूम होना चाहिए कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, अगर आपने इसको कम कर दिया तो मतलब अपने बहुत सारे बेनिफिट्स क्लाइंट्स को ऐसे ही पहुंचा दिए। और आजकल के जो ज़माने में हर किसी का कॉर्टिसोल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आपको प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा सामने वाले क्लाइंट्स का। एक बार मैं बोलूँ कि कभी भी आप अगर ट्रेनिंग के पहले 8 AM मॉर्निंग कॉर्टिसोल का लेवल है, आप उनका चेक करा करके देख लीजिए कि उनका बेसलाइन कॉर्टिसोल रहता कितना है। अगर पहले से ही कॉर्टिसोल हाई है तो आप उनसे समझ सकते हैं, उनको पहले से ही समझा सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा रिज़ल्ट्स को एक्सपेक्ट ना करें। और अगर कॉर्टिसोल बराबर है देन वी हैव अ क्लियर शॉट कि हम उन्हें अच्छे से एक्सरसाइज करवा सकते हैं और फॉलो भी अच्छे से कर सकते हैं। इंक्रीज़ BDNF, अगर आप एंड्रयू हुबरमैन या फिर किसी भी फिजियोलॉजिस्ट का लेक्चर वगैरह आप देखते हो तो आपको मालूम होगा BDNF एक ऐसा चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं बताऊँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कि ब्रेन की क्षमता वो नए तरीके से अपने आप को ढाल पाए, तो उसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, अगर आपने उसको थोड़ी सी भी हीट दी तो प्लास्टिक अपना दूसरा शेप ले लेता है, फिर उसी शेप का मोल्ड होकर के उसी शेप में ही बिहेव करने लगता है। तो ब्रेन में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी उसी होती है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी, और वो इंक्रीज़ होती है जब आपके पास एक फैक्टर हो जिसका नाम होता है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ठीक है, न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो है BDNF जो है, अगर BDNF आपके बॉडी में तभी बनता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपका ब्रेन बहुत सारे नए नए एडेप्टेशंस करने में सक्षम होता है। लोग बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई करनी है, तो उससे एक्सरसाइज बंद करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपकी कॉग्निटिव पावर BDNF तैयार होता ही रहता है, और आप जो बंदा 2 घंटे में कोई चीज़ों को याद रखेगा, तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आप उस चीज़ को शायद 1.5 घंटे में याद रख लो। देखिए, ये सब तो चीज़ सब्जेक्टिव है, तो आपको बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 घंटा 2 घंटा, बट स्टिल यू हम गॉट द ड्रिल कि BDNF इज़ समथिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी। एलिवेटेड सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन लीडिंग टू मूड एलिवेशन। देखिए, सेरोटोनिन को तो हैप्पी हार्मोन कहते ही हैं, और एंडोर्फिन को भी कहते हैं। अगर कोई आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो तो भी एंडोर्फिन आता है। आप अगर बहुत लंबा रनिंग करके आते हो, जिसको कहते हैं रनर्स हाई, तो भी एंडोर्फिन वहाँ पे रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया या फिर आपने एग्ज़ाम आपका ख़त्म हुआ, तो उस दिन जो आप अच्छा फील करोगे वो सेरोटोनिन की वजह से फील करोगे। आप अपने मम्मी पापा से मतलब 6 महीने बाद मिले, जॉब के सिलसिले में आप दूर रहते थे, या फिर अपने लव्ड वन से मिले, पुराने दोस्तों से मिले, तो सेरोटोनिन रिलीज़ होगा। और सेरोटोनिन का तो बहुत सारा ड्रग भी चलता है लोगों को डिप्रेशन से हटाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स को याद रखेंगे जो कि हमारे मूड को एलिवेट करता है। इम्यून मॉड्यूलेशन, ये भी ध्यान रखेंगे सर कि NK सेल्स का फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, T सेल्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, ताकि आपका इम्यूनिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो। NK सेल्स क्या है, नेचुरल किलर सेल्स। अगर आपके अंदर कोई देखिए, हमारे दुनिया में इंसानों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं। तो आपको एक फिर से एथलीट है, वो ट्रेनिंग रोज़ कर रहा है, लेकिन वो जहाँ पे रहता है उसके घर पे किसी ना किसी को या फिर पड़ोस में किसी ना किसी को TB है, तो 99% चांस है कि ये भी TB से कभी ना कभी एक्सपोज हुआ ही होगा। लेकिन ये चूँकि एक्सरसाइज करता है, ये रोज़ अपने बॉडी का ख्याल रखता है, कोई बाहर की गंदी चीज़ नहीं खाता, तो इसके नेचुरल किलर सेल्स और T सेल की एक्टिविटी, T मतलब होता है थाइमस, इतनी ज़्यादा हाई है
कि वो टीबी की बैक्टीरिया उसको आने ही नहीं दे रहा है। देखिए मैंने टीबी का नाम लिया, मुझे भी छींक आ गई, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि ये एक गुड ओमेन है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इम्यून सर्विलेंस कैसे इंप्रूव होता है एनके सेल्स से और टी सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाने से। रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज। अब देखिए एक्सरसाइज करने से रिस्क भी तो कुछ हो सकता है ना, कि अब ऐसा थोड़ी कि आप बस सामने वाले को ट्रेडमिल में दौड़ाना शुरू कर दो तो दौड़ाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू आर अ ट्रेनर, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर क्लाइंट। सबसे पहला चीज़ देखते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। लोग, आपने देखा होगा कि लोग जिम करते करते ही बीच में मतलब ट्रेडमिल पे कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ये कब आता है? जब इश्केमिक और या फिर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेज हों, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली मतलब देखा है ACSM में पूछा जाता है, दैट इज़ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है। हावेवर एक मेडिकल क्वेश्चन है लेकिन उनका फेवरेट है, मैंने देखा। इसको मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर लेक्चर्स में। आसान सी चीज़ ही है लेकिन नाम सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, हार्ट ब्लॉक्स के पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। एक होता है HOCM। HOCM क्या होता है? हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इन सब चीज़ों में आपका सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, टेंडिनोपैथीज हो सकती है, लिगामेंट का स्प्रेयर्स हो सकता है, स्प्रेन्स हो सकता है। टेंडिनोपैथीज मतलब क्या होता है? MTB, एक ये प्लीज़ निमोनिक याद रखिएगा। MTB का मतलब हो गया मसल और बोन के बीच में रहते हैं टेंडन। मसल और बोन के बीच में होता है टेंडन, आपको याद रखना है। और बोन और बोन के बीच में रहता है क्या? लिगामेंट, ठीक है। MTB और BLB आपको याद रखना है। मसल और बोन के बीच में है टेंडन, BLB में बीच में आता है लिगामेंट। तो अगर टेंडिनोपैथीज है तो यानी कि मसल और बोन के बीच का कुछ इंजरी है, लिगामेंट है तो बोन और बोन के बीच का इंजरी है। स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। बहुत लंबा आपने किसी को दौड़ा दिया, ठीक है, वो उसको दौड़ने की आदत नहीं थी, मैराथन है, अगले हफ्ते आज ही से उसने तैयारी करनी शुरू करी फुल मैराथन, हाफ मैराथन की, एक ही दिन में उसने 10 किलोमीटर दौड़ा, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आने की चांसेस है। एक आता है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, OTS। ये भी बहुत फेमस है, बट मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे जो इंडियन ट्रेनर्स हैं इनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस डिस्पाइट रेगुलर ट्रेनिंग, अगर आपने रेगुलर ट्रेनिंग करवाया किसी पेशेंट को या फिर क्लाइंट को लेकिन स्टिल उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज्ड ही है तो उसको कह सकते हैं OTS। OTS का मतलब क्या होता है कि आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके रेस्टिंग हार्ट रेट एलिवेटेड तो नहीं है, ये फटीग तो नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, ऑल्टर्ड टेस्टोस्टेरोन कोर्टिसोल का रेशियो तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से OTS हो सकता है। मिनिमाइज़ कैसे करें रिस्क? एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी हमारे को रिस्क आ रहा है उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं? तो स्ट्रक्चर प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग यूजिंग टूल लाइक PARQ+। अब आप पूछेंगे कि PARQ+ क्या है? तो फिज़िकल एक्टिविटी रेडीनेस, कि वो फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए रेडी कितना है, रेडीनेस तैयार कितना है। क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अगर आपने पहले से ही उससे कुछ क्वेश्चंस किया तो उसका आपने प्री पार्टिसिपेशन कर लिया, आपने उसके रिस्क को कम कर लिया। आप उससे पूछेंगे घर पे आपका किसी का डेथ हो रखा हुआ है मतलब कार्डियक अरेस्ट से, या फिर कोई हार्ट का पेशेंट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका, अगर वो उसका बड़ा भाई अगर वो ऐसे मरा होगा या फिर उसके पिताजी का ऐसा डेथ हुआ होगा कार्डियक अरेस्ट से, तो आप पहले से डबल श्योर होकर रहोगे ना कि मतलब ये सारी चीज़ें उससे प्रिवेंट करनी है। फिर आपको देखना है इंक्लूड्स वार्म अप एंड यूज़ ACSM रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़ लेवल्स एंड सिम्टम्स। ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। इंक्लूड वार्म अप एंड कूल डाउन फेजेस टू इंश्योर ऑटोनोमिक रिकवरी। तो आपको वार्म अप करना रहता है, कूल डाउन फेस करना रहता है, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ता है एक्सरसाइज के बीच में। प्रेस्क्राइब इंडिविजुअलाइज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, धीरे धीरे वेट्स को बढ़ाना या फिर रेपिटेशंस को बढ़ाना विथ बिल्ट इन रिकवरी फेजेस।
और बीच में रिकवरी फेजेस का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो जाएगा। मॉनिटर हार्ट रेट देखना पड़ेगा, बीपी देखना पड़ेगा, आरपीई देखना पड़ेगा, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन during the session, especially for high risk clients. Summary: the foundation session covered with physiological rationale for exercise and the associated risk profiles. Of course, as a personal trainer या फिर अगर आप डॉक्टर भी हैं या फिर आप नॉर्मल एक लेमैन की तरह इस लेक्चर को भी सुन रहे हैं, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि बोथ साइड्स आपको समझना पड़ेगा हेल्थ की। वो आपको हेल्प करेगा क्या कि आप स्ट्रक्चरल बेस्ड एविडेंस बना सके या स्ट्रक्चर एविडेंस बेस्ड आप प्रोटोकॉल्स बना सके, सेफ़ और इफेक्टिव फिटनेस प्लान्स बना सकें। और आपको सच में स्टे ट्यून्ड रहना चाहिए नेक्स्ट सेशन के लिए। और प्री पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमें क्या क्या चीज़ों को फील करना है। तो एज अ डॉक्टर मैं आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको और कहीं से सुनने नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने और हेल्थ एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर कोई इसमें टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आई तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।